हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज सैकत। आज मैं आप लोगों के साथ यूसीबी 600 आर्टिकल 10 पे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 10 इज़ अबाउट अमेंडमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर ए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या है? ये ट्रांसफरेबल एलसी है। तो वो मैं बाद में जब आर्टिकल 38 का वीडियो अपलोड करूँगा तब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ अमेंड हो सकता है, कैसे अमेंडमेंट हो सकता है। तो अभी इतना ही जान लीजिए कि अगर ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है तो अ क्रेडिट कैन नाइदर बी अमेंडेड नॉर कैंसल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द इशूइंग बैंक, द कन्फर्मिंग बैंक इफ़ एनी एंड द बेनिफिशियरी। तो ये बहुत इजी सेंटेंस है कि एक बार अमेंडमेंट इशू कर दिया इशूइंग बैंक ने, then he cannot deny of that amendment if document are presented as per terms and conditions of the amendment. Then issuing bank has to honor the amendment. Now point number B. Point number B, an issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. ये भी सिमिलर मीनिंग है कि वंस वो इशू कर दिया इशूइंग बैंक ने, अभी ही इज़ बाउंड टू ऑनर इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ प्रेजेंटेड एज पर द अमेंडमेंट। अभी वो एक बार कुछ गलती से इशू कर दिया या फिर कुछ मान लीजिए बेनिफिशियरी वो एडवाइजिंग बैंक के पास पहुंचा नहीं, ही वांट्स टू रिकॉल द एलसी एंड एलसी अमेंडमेंट एंड उसको कुछ मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करके फिर दोबारा अमेंडमेंट इशू करनी है, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार इशूइंग बैंक के काउंटर से एलसी अमेंडमेंट इशू हो गया, इसका मतलब है ही इज़ इररिवोकेबली बाउंड टू ऑनर as if the document are presented as per the terms and conditions of the amendment. Now next line क्या है? A confirming bank may extend its confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment. यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हो गया अभी कन्फर्मिंग बैंक के लिए, ठीक है। अभी तक जो देखा इशूइंग बैंक का था, कन्फर्मिंग बैंक मे एक्सटेंड इज confirmation to an amendment, it is not a mandatory। तो अभी एक बार चलिए मेरा चार्ट पे चलते हैं। तो इशूइंग बैंक ने यहाँ पे चार्ट देखिए, इशूइंग बैंक ने एलसी इशू किया, कन्फर्मिंग बैंक ने एलसी में कन्फर्मेशन ऐड किया, फिर एडवाइस कर दिया बेनिफिशियरी को। अभी इशूइंग बैंक ने अमेंडमेंट इशू किया कन्फर्मिंग बैंक को उस अमेंडमेंट में कुछ रिस्की क्लॉज लगा, दे आर नॉट सेटिस्फाइड टू ऐड देयर कन्फर्मेशन इन दैट अमेंडमेंट, देन ही हैज़ द ऑप्शन। तो he may advise the amendment after adding the confirmation in the amendment, or he choose not to add the confirmation in the amendment। तो अगर अभी इस लाइन तक यहाँ तक क्या बोल रहा था कि या confirming may extend his confirmation to an amendment and will be irrevocably bound as of the time it advises the amendment। तो ये क्या किया अभी जो बताया अमेंडमेंट इसने कन्फर्मिंग बैंक ने बेनिफिशियरी को इशू कर दिया और अमेंडमेंट में कुछ ऐसा क्लॉज नहीं डाला कि दे आर नॉट एडिंग देयर कन्फर्मेशन टू दैट अमेंडमेंट। तो वंस ये एडवाइस हो गया देन दे आर इररिवोकेबली बाउंड इफ द डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड बाय बेनिफिशियरी एज पर द अमेंडमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन क्या है? अ कन्फर्मिंग बैंक may however choose to advise an amendment without extending its confirmation। तो अभी तक जो बोला, अभी लास्ट लाइन क्या था कि दे हैव चूज टू ऐड देयर कन्फर्मेशन। अभी यहाँ पे क्या चूज कर रहा है कि विदाउट एक्सटेंडिंग इट्स कन्फर्मेशन एंड इफ सो इट मस्ट इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक विदाउट डिले एंड इन्फॉर्म द बेनिफिशियरी इन इट्स एडवाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया? इशूइंग बैंक ने एलसी इशू किया, एलसी पे कन्फर्मेशन ऐड करने बेनिफिशियरी को कन्फर्मिंग एडवाइस कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? इशूइंग बैंक ने अमेंडमेंट इशू किया। अब अमेंडमेंट में कन्फर्मिंग बैंक कन्फर्मेशन ऐड नहीं करना चाहता है, उसमें कुछ इशू लगा, उसमें कुछ रिस्क है या फिर कुछ भी इंटरनल रीज़न के वजह से वो एक्सटेंड उसका जो कन्फर्मेशन है अमेंडमेंट पे एक्सटेंड नहीं करना चाहता है। तो वो जब एलसी एडवाइस करेगा बेनिफिशियरी को, he has to mention in the advising schedule or the covering letter of that amendment कि they are not adding their confirmation
इन दैट अमेंडमेंट, एंड ऑल्सो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इशूइंग बैंक जहाँ से उसको अमेंडमेंट मिला है, इशूइंग बैंक या फिर फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक हो गया, उसको इन्फॉर्म करना है विदाउट डिले कि दे हैव नॉट एडेड देयर कन्फर्मेशन इन द अमेंडमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर सी, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ओरिजिनल क्रेडिट और अ क्रेडिट इनकॉर्पोरेटिंग प्रीवियसली एक्सेप्टेड अमेंडमेंट्स। ये वाला चीज़ मैं पहले बताऊंगा क्या है ब्रैकेट के अंदर जो है, और अ क्रेडिट इनकॉर्पोरेटिंग प्रीवियसली एक्सेप्टेड अमेंडमेंट, पहले ये एक बार जान लीजिए। अब इशूइंग बैंक ने एक बार एलसी इशू किया, बेनिफिशियरी को कर दिया एडवाइस, फिर अमेंडमेंट 1 इशू किया, अमेंडमेंट 1 एडवाइस हो गया बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी ने क्या किया, अमेंडमेंट 1 का जो एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन है वो एडवाइजिंग बैंक को दे दिया है कि दे हैव एक्सेप्टेड द अमेंडमेंट 1। नाउ इशूइंग बैंक ने सेकेंड अमेंडमेंट इशू किया। अब सेकेंड अमेंडमेंट एडवाइजिंग बैंक ने बेनिफिशियरी को एडवाइस कर दिया। तो अभी इसका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1 जो अमेंडमेंट नंबर 1 तक तो एक्सेप्ट कर लिया था बेनिफिशियरी को, तो दैट इज रिमेन इन फोर्स अंटिल ये जो सेकेंड अमेंडमेंट है बेनिफिशियरी ये कम्युनिकेट्स इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो एक बार चलिए शुरू से पढ़ते हैं ये वाला लाइन। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ओरिजिनल क्रेडिट will or a credit incorporating previously accepted amendments will remain in force for the beneficiary until the beneficiary communicates its acceptance of the amendment to that bank that advises such amendment। जैसे बोला पॉइंट नंबर जो अमेंडमेंट नंबर 2 है वो एक्सेप्ट नहीं किया बेनिफिशियरी को, तब तक उसका जो प्रीवियसली एक्सेप्टेड अमेंडमेंट अगर कोई है या फिर ओरिजिनल क्रेडिट इज रिमेन इन फोर्स। मीन्स क्या है, जो सेकेंड अमेंडमेंट में जो भी कुछ क्लॉजेस है उसके अकॉर्डिंग्स ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ना करके बेनिफिशियरी क्या किया कि ओरिजिनल क्रेडिट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या फिर जो और कोई अमेंडमेंट इशू है जिसका एक्सेप्टेंस दे दिया है बेनिफिशियरी को, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जो सेकेंड अमेंडमेंट बेनिफिशियरी कैन इग्नोर, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ से बेनिफिशियरी शुड गिव नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी है नोटिफिकेशन, बेनिफिशियरी शुड गिव नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन ही शुड, इट इज़ एडवाइज दैट ही शुड गिव बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी। नाउ इफ बेनिफिशियरी फेल्स, यहाँ से इफ बेनिफिशियरी फेल्स टू गिव सच नोटिफिकेशन, a presentation that complies with the credit and to any not yet accepted amendments will be deemed to be the notification of acceptance by the beneficiary of such amendment as of the time the credit will be amended। अभी इसका मैं मतलब बताऊंगा। यहाँ ये मेरा एक बार यहाँ पे रेफ़र कीजिए, यहाँ पे जो बोल रहा है ये हो गया MT700 सीरीज, MT700 जो LC इशुएंस का स्विफ्ट या फिर हार्ड कॉपी जो LC इशुएंस है। यहाँ पे देखिए 46MA क्या लिखा है कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 1 ओरिजिनल एंड टेस्ट रिपोर्ट 1 ओरिजिनल, ये दोनों डॉक्यूमेंट कॉल किया है ओरिजिनल क्रेडिट पे। अभी उसके बाद एक अमेंडमेंट इशू किया है, अमेंडमेंट में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड इन फील्ड नंबर 46 से पॉइंट नंबर 1 एंड 2 स्टैंड कैंसिल। मतलब ये दोनों है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड टेस्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों कैंसिल हो गया ये दोनों। एंड पॉइंट नंबर 2 पे बोल रहा है अमेंडमेंट का बेनिफिशियरी टू प्रेजेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इन 1 ओरिजिनल। तो वो ये जो क्लॉज पड़ा इसका मतलब यही है कि बेनिफिशियरी अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया एडवाइजिंग बैंक को विच इज़ एज पर द अमेंडमेंट, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, इसने बेनिफिशियरी ने कुछ एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन नहीं दिया एडवाइजिंग बैंक को। अब जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, जो डॉक्यूमेंट इशूइंग बैंक के पास आया है, वहाँ पे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बट वहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 1 ओरिजिनल में प्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या है, बेनिफिशियरी ने
वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर दिया, तभी वंस इट इज़ प्रेजेंटेड बाय बेनिफिशियरी, तो इन दैट टाइम दैट एलसी विल बी अमेंडेड। ओके, इसका मतलब यही है। नाउ पॉइंट नंबर डी, यहाँ पे अ बैंक दैट एडवाइजेज एन अमेंडमेंट शुड इन्फॉर्म द बैंक फ्रॉम व्हिच इट रिसीव द अमेंडमेंट ऑफ एनी नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। यहाँ पे यह भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्लॉज में। इसका मतलब क्या है, इशूइंग बैंक ने अमेंडमेंट इशू किया, एडवाइजिंग बैंक ने अमेंडमेंट बेनिफिशियरी को एडवाइस कर दिया। बेनिफिशियरी ने उसको अगर कुछ एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन देता है तो एडवाइजिंग बैंक हैज़ टू इन्फॉर्म टू इशूइंग बैंक, और if he has received the amendment from first advising bank, then he has to inform the first advising bank that beneficiary has accepted or rejected whatever it will be applicable, that they have accepted the amendment or rejected the amendment. He has to inform. क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी करना है, ठीक है। तो इशूइंग बैंक के पास वो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि बेनिफिशियरी ने वो अमेंडमेंट को इशू किया है, एक्सेप्ट किया है और ये रिजेक्ट किया है। तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगा तभी डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी ठीक ठाक हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन अगर मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी ने क्या किया, एक अमेंडमेंट इशू किया, वो एक्सेप्टेंस कर दिया बेनिफिशियरी को, ये इसको एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन दे दिया। एडवाइजिंग बैंक ने यहाँ पे इशूइंग बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन। अभी बेनिफिशियरी ने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, मान लीजिए दैट इज़ नॉट एज पर अमेंडमेंट, दैट इज़ एज पर ओरिजिनल क्रेडिट, जो मैं अभी डिस्कस किया कि प्रीवियसली एक्सेप्टेड amendment or previous any original credit will remain in force until he gives the notification of acceptance to the amendment. तो इसका अभी क्या है, इशूइंग बैंक जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी करेगा, उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस है बेनिफिशियरी का अमेंडमेंट पे, तो वो ही विल चेक एज पर द अमेंडमेंट, अदरवाइज इट विल बिकम डिस्क्रिपेंट। तो इसका मतलब यही है कि जहाँ से एडवाइजिंग बैंक को जहाँ से अमेंडमेंट मिला है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पास करना पड़ेगा कि बेनिफिशियरी ने अगर कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इंटीमेट कर रहा है एडवाइजिंग बैंक को, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ई क्या है, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ अमेंडमेंट इज नॉट अलाउड एंड विल बी डीम्ड टू बी द नोटिफिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट। अभी सिमिलर सेम एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये दो क्लॉज है 46A में एलसी इशुएंस में था, जो अभी अमेंडमेंट क्या किया, अमेंडमेंट में ये दोनों ये पॉइंट का रिक्वायरमेंट कैंसिल हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट इसका भी रिक्वायरमेंट कैंसिल हो गया। अभी बेनिफिशियरी टू प्रेजेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इन वन ओरिजिनल, अभी यहाँ पे बोल रहा है जो बेनिफिशियरी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं पॉइंट नंबर अमेंडमेंट का पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट पॉइंट नंबर 2 नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं बोल सकता है। तो इट मीन्स दैट ही हैज़ रिजेक्टेड द होल अमेंडमेंट, इट मीन्स तो ओरिजिनल एलसी इज़ वैलिड। ये अगर ऐसा नोटिफिकेशन को बेनिफिशियरी से मिलता है कि पॉइंट नंबर 1 इज़ एक्सेप्टेड बाई मी बट पॉइंट नंबर 2 इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इसका मतलब है होल अमेंडमेंट इज रिजेक्टेड बाई बेनिफिशियरी एज पर दिस क्लॉज, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ प्रोविजन इन एन अमेंडमेंट टू दैट इफेक्ट दैट द अमेंडमेंट शैल एंटर इनटू फोर्स अनलेस रिजेक्टेड बाय द बेनिफिशियरी विद इन अ सर्टेन टाइम विल बी डिसरिगार्डेड। मैं सिमिलर एग्जांपल पे जाऊंगा। ये हो गया एलसी इशुएंस का क्लॉज, एलसी अमेंडमेंट का क्लॉज। यहाँ पे जो एक लाइन और लिखा है कि अमेंडमेंट, ये रीड कीजिए पॉइंट नंबर 3, अमेंडमेंट शैल एंटर इनटू फोर्स अनलेस रिजेक्टेड बाय बेनिफिशियरी विद इन 10 बैंकिंग डेज। तो ऐसा अगर क्लॉज या फिर सिमिलर मीनिंग का कोई और लाइन कुछ क्लॉज दिया है एलसी अमेंडमेंट पे, दैट विल बी डिसरिगार्डेड। तो इसका कोई, इस क्लॉज का मतलब यही है, इस पॉइंट का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, इट विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो
तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस, बाकी सारा आर्टिकल्स पे आपका वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।